अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk एंड जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है सारे ठीक होंगे क्योंकि आज हमारा अलविदाई लेक्चर है, आखिरी लेक्चर है हमारा। उसके बाद हो सकता है कि मैं आप लोगों को कुछ टेस्ट वगैरह ही डिस्कशन करवाऊं, ठीक है। बाकी हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया था। सो आज हमने न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें डिस्कस करनी थी हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की। सो अगर आप रेडी हैं तो मैं आपको डिस्कस करवाना स्टार्ट करवा दूं, ठीक है। नो सर ऐसे ना हाँ कहें प्लीज़ बेटे, ये तो होगा ना फिर। चलें, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की कैलकुलेशंस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करवाऊँगा। सपोज बेटे आपके पास वाइल्ड फ्लावर की एक पॉपुलेशन है, वाइल्ड फ्लावर की एक पॉपुलेशन है जिसमें दो वैरायटीज़ हैं, ठीक है। सपोज एग्जांपल में आपको ना सपोज करते हैं, हमारे पास एक पॉपुलेशन है, सपोज अ पॉपुलेशन ऑफ 500 वाइल्ड फ्लावर, ठीक है। हम इनमें स्टडी करने जा रहे हैं फ्लावर कलर। फ्लावर कलर इज ऑफ टू फिनोटाइप्स, रेड एंड वाइट। रेड और वाइट को जब हमने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज में पैदा किया और इनका क्रॉस किया तो सारे रेड पैदा हुए, तो पता चला रेड हो गया डोमिनेंट, कंप्लीटली डोमिनेंट। और वाइट कलर इस प्लांट का क्या है, सॉरी रेड नहीं है, रेड मैं किसी और पे ले गया, पिंक है। पिंक इज कंप्लीटली डोमिनेंट एंड वाइट इज कंप्लीटली रिसेसिव। और पौधे हैं जी हमारे पास 500। अब उन 500 पौधों में से कुछ वाइट कलर में हैं और कुछ जो हैं वो रेड कलर में है। अब पहला आपसे एमसीक्यू ये आएगा, न्यूमेरिकल ये आएगा कि इन 500 में से लेट कर लें, सपोज कर लें, गिवन डेटा ले लें कि 20 प्लांट्स, 20 को नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म पे लिखना चाहिए। 20 प्लांट्स के वाइट फ्लावर्स हैं, ठीक है बच्चों। सो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि जो वाइट फ्लावर्स हैं इनकी जीनोटाइप क्या होगी। अगर मैं पिंक को कैपिटल आर और रिसेसिव को स्मॉल आर से डिनोट करूं तो आपके पास 3 किस्म की जीनोटाइप्स आती हैं, 3 किस्म की जीनोटाइप्स आती हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो वाइट कलर की जीनोटाइप क्या होगी, क्योंकि आपको पता है ना रिसेसिव का देख के ही अंदाजा हो जाता है, रिसेसिव का देख के ही अंदाजा हो जाता है कि इसकी जीनोटाइप कौन सी है। डोमिनेंट का नहीं अंदाजा होता, सो उसकी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक चीज अंडरस्टूड है कि रिसेसिव फिनोटाइप की जीनोटाइप हमेशा क्या होनी है, हाँ जी क्या होगी, सारे लोग बताएं। रिसेसिव की कंफर्म होती है, डोमिनेंट फिनोटाइप का हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। हाँ जी क्या होगी, शाबाश, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अच्छा इसको मैं ना बुक के मुताबिक ए से जाहिर कर रहा हूं, ठीक है, ए से जाहिर कर रहा हूं ताकि आपकी बुक से मैच हो जाए, क्योंकि मैं तो सारी करवाता है। इनकी बच्चों कन्फर्म है, इनकी कन्फर्म है, दे विल बी आर आर। वाई दे आर आर आर, क्योंकि वाइट फ्लावर्स हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव। फिर मैंने आर लिख दिया, एक तो ना मुझे ना कंफ्यूजन ही होती जा रही है। ए के साथ हम चल रहे हैं, ठीक है। सो इसकी होगी स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब नहीं मैंने भूलना, ठीक है बच्चों, नहीं भूलना, हम ए के साथ लिख रहे हैं। सो वाइट चूंकि रिसेसिव है, हमने ये बात मेंशन कर दी थी। सो रिसेसिव फिनोटाइप के लिए हमेशा ये वाला जीनोटाइप हम लिखते होते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल ए। बताएं बच्चों बाकी कितने बचे,
बाकी कितने बचे? अगर न्यूमेरिकल में ये लिखा हो कि 500 में से 20 फ्लावर्स की जो फिनोटाइप है वो वाइट है, तो कितनों की डोमिनेंट फिनोटाइप होगी? एक और क्वेश्चन, मैं हर स्टेप पे आपको एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बता रहा हूं बोल के किस तरह पूछा जाएगा। अगर एक 500 की पॉपुलेशन में 20 प्लांट्स रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहे हैं, तो बाकी कितने प्लांट होमोजाइगस, सॉरी बाकी कितने प्लांट्स होंगे जो पिंक कलर शो करेंगे? शाबाश, 480। क्या इन पिंक कलर्स को देख के आपको इनकी जीनोटाइप पता चल जाएगी? यस और नो? क्या पिंक कलर्स देखने के बाद आप इनकी जीनोटाइप बता सकते हैं जैसे आपने इसकी बताई है? क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? नहीं ना बता सकते, तो क्या करेंगे? फिर हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। 480 में से कुछ प्लांट्स होमोजाइगस होंगे और कुछ प्लांट हेटेरोजाइगस होंगे। टेस्ट क्रॉस करेंगे, शाबाश, वेरी गुड हमाद बेटे। एंड बाकी बेटे भी जिन्होंने ये बताया है, हमाद से पहले किसने बताया? सबसे पहले कामिल ने बताया। यस, गुड बेटे कामिल। टेस्ट क्रॉस करेंगे, टेस्ट क्रॉस से हमें पता चलेगा। सो टेस्ट क्रॉस कर लिया, टेस्ट क्रॉस करने से पता चला कि 320 प्लांट्स, 320 प्लांट्स जो हैं दैट आर होमोजाइगस, दे आर कैपिटल ए एंड 160 प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है? कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, हाँ जी, ठीक है। अब आपको मैं कैलकुलेट, सर ये कैसे पता लगा? बेटे टेस्ट क्रॉस से, टेस्ट क्रॉस से पता चला। किससे पता चला? टेस्ट क्रॉस से। अब आ जाए हमने हमारी मजीद कैलकुलेशंस की तरफ। मुझे बताओ 500 वाइल्ड फ्लावर थे, 500 में जीन्स कितनी होंगी? सो दैट के ऑल आर डिप्लॉयड। हर 500 में इस तरह का जीनोटाइप होगा ना, किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये। तो वाइट फ्लावर की एलील हर पौधे में 2 आएंगी। ये तो मैंने आपको बताया ना, किसी भी ट्रेड की हर इंडिविजुअल में 2 एलील्स हैं। सो 500 में से कितनी एलील्स होंगी? अगर प्लांट्स 500 प्लांट्स हैं, सो दे कंटेन 1000 एलील्स फॉर फ्लावर कलर। ये बात समझते हैं? 1000 कैसे हैं? हर ट्रेड की 2 एलील्स होती है ना हर प्लांट में। तो फूल 500 थे, पौधे 500 थे, उन 500 पौधों में हर पौधे में फ्लावर कलर की 2 एलील्स होंगी, 1000 एलील्स। कितनी होंगी? 1000 एलील्स, ठीक है? अब हमने देखना है कि डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी कितनी है और रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी कितनी है। पहले देखते हैं जी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसको हम P से जाहिर करते हैं। इसको जाहिर करने के लिए हम देखेंगे कि हमारी डोमिनेंट एलील किस किस में आ रही है। बेटे डोमिनेंट एलील इन दोनों में है, चेक करें। डोमिनेंट एलील किस किस में आ रही है, डोमिनेंट एलील कितनी है इस पॉपुलेशन में। कैलकुलेट करने के लिए होमोजाइगस, डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस में कैलकुलेशन करेंगे। होमोजाइगस 320 पौधे हैं, हर पौधे में 2 डोमिनेंट एलील्स हैं। सो आप करेंगे 320 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो हो गई होमो की। होमो में टोटल डोमिनेंट एलील्स इतनी है। हेटेरो में भी तो है ना, हेटेरो में एक डोमिनेंट एलील है। सो प्लस करेंगे 160 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल बी 800 एलील्स, 800 एलील। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 में से निकालेंगे, 1000 में से ये क्या आई है, 1000 में से ये क्या आई है 800। सो परसेंटेज में ये 80% हो जाएगा और एलील फ्रीक्वेंसी में ये 1 में से 0.8 हो जाएगा। कैसा? चेक करें बच्चों,
1 में से 0.8 हो गया। कैसे आया चेक करें। डोमिनेंट चूंकि होमोजाइगस में भी प्रेजेंट है और हेट्रो में भी है। होमोजाइगस पौधों में दो दो डोमिनेंट एलील्स हैं और हेट्रो में एक एक डोमिनेंट एलील है। सो 320 पौधों में दो दो एलील्स हैं, 640 हो जाएंगी, और 160 इन पौधों में भी एक एक डोमिनेंट एलील है 0.8। अब अगर आपके पास डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आ गई है, आप क्यू खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 0.8 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8। क्या आंसर आएगा। डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं बजाय मैं उनमें से गिनूं। ये न्यूमेरिकल हो गया कि अगर आपके पास P गिवन है तो आप Q कैसे फाइंड आउट करेंगे। Q की फ्रीक्वेंसी 0.2 आएगी। नहीं यकीन तो चेक कर लेते हैं, नहीं यकीन तो चेक कर लेते हैं, करें चेक कि वाकई हमारा रिजल्ट ठीक आया कि नहीं। 20 प्लांट्स अगर हम Q वैसे फाइंड आउट करें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 ये वाली एलील हो गई। 20 पौधे हैं और 20 में दो दो मरतबा स्मॉल ए आ रहा है, दो दो मरतबा स्मॉल ए आ रहा है, प्लस स्मॉल ए यहां पर भी तो है, इन 160 पौधों में भी तो स्मॉल ए है। तो इसको प्लस कर देंगे, आंसर क्या आएगा 200। परसेंटेज क्या आएगी 20%। अगर हम 1000 में से गिने तो आंसर क्या आएगा 1 में से 0.2। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। इज इट क्लियर। एलील फ्रीक्वेंसी तादाद में कैलकुलेट करने के बाद आप 1 में से जो है वो निकालेंगे और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आप अलग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ले अब हमारे पास P 0.2 है और P 0.8 है और Q 0.2 आ गया। अब आप लोगों के पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है नहीं है वो कैलकुलेट करें। पहले तो आपने एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। अगर एलील फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो वेल एंड गुड। आमतौर पर न्यूमेरिकल में एलील फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, सो हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू कैलकुलेट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। आपको पता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए के लिए कैपिटल ए के लिए P स्क्वायर है, स्मॉल ए के लिए Q स्क्वायर है और स्मॉल ए कैपिटल ए के लिए 2PQ है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। सो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। हमारे पास P था 0.8, 2PQ है 0.8 इंटू 0.2। अब आप लोगों ने बताना कौन कितना आ रहा है और Q स्क्वायर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू पुट कर दें 0.2 का होल का स्क्वायर। हाँ जी, P स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आएगी। व्हाट विल बी द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप क्या आएगी 0.64। 0.8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.64। इसमें क्या आएगा, हाँ जी इसमें क्या आएगा 0.32 और इसमें क्या आएगा 0.04। सो हमारे पास P स्क्वायर आ गया 0.64 और 2PQ आया 0.32 और Q स्क्वायर आ गया 0.04। आपको जो पूछी होगी आप बता देना। 0.4 नहीं बेटे 0.04, ये 0.2 का है, 0.04 आएगा। 0.4 करेंगे तो बहुत आगे बात चली जाएगी, 1 से ऊपर चला जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू 1। अगर आपको मसला हो रहा ना तो आप इनको ऐड करके चेक करें। अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है तो समझो आपको न्यूमेरिकल ठीक जा रहा है। सो अगर P स्क्वायर पूछी है तो आप ये आंसर लिख देंगे। 2PQ पूछा है, हेट्रोजाइगस पूछी है तो ये लिख दें, होमोजाइगस पूछी है तो ये लिख। ये तरीका था एलील फ्रीक्वेंसी से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। अब आ जाते हैं जीनोटाइप से एलील फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें। अब आपके पास वैल्यू है
पी स्क्वायर की, ठीक है, 0.64, 2pq की 0.32, क्यू स्क्वायर की 0.04। अब आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दी हुई है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अल्लाह भला करे डोमिनेंट होमोजाइगस की ये है, हेट्रोजाइगस की ये है, और डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव की ये है, ठीक है, दी हुई है। अब आपसे पूछता है, ये डाटा आपको दे दिया, आपसे पूछता है फाइंड एलील फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट एलील। पी फाइंड करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे? जीनोटाइप दी गई है और आपसे कहा गया कि पी फाइंड आउट करें। हाउ विल यू फाइंड आउट पी फ्रॉम दिस? शाबाश, पी स्क्वायर गिवन है, फाइंड करना है आपने पी। 0.64 होल स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर से ये कट जाएगा, पी आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8। और अगर आपके पास डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देके रिसेसिव पूछ ली है और ये दो वैल्यूज दी ही नहीं है, तो क्या करेंगे? पूछ लेता है जी आपसे अलील फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करे, लेकिन करे रिसेसिव, और गिवन में डोमिनेंट जीनोटाइप की दे दी, फाइंड क्या करें? क्यू। आप कहेंगे ये क्या बकवास है भाई हमें दे रहा पी स्क्वायर की वैल्यू और कह रहा फाइंड क्यू करें, तो कर सकते हैं। पी स्क्वायर का अंडर रूट लें, 0.64 का अंडर रूट लें, आंसर आ जाएगा पी का, ये कट जाएगा, p इज इक्वल टू 0.8। एक और फार्मूला लगाएं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 एंड देन q इज इक्वल टू 0.2। ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी, समझ आ गया बच्चों? तो किसी भी तरह से जो कुछ भी दिया हो, आपको कहा गया हो सर कि आप करें, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अच्छा जहां भी डोमिनेंट का जिक्र आए ना, आपने उसको पी समझना है, अगर अलील का जिक्र आए, और अगर जीनोटाइप का जिक्र आए तो क्यू स्क्वायर समझना है, ठीक है, और अगर रिसेसिव अलील का जिक्र आए तो क्यू समझना है, और अगर रिसेसिव जीनोटाइप होमोजाइगस, पी स्क्वायर इज ओनली फॉर होमो, क्यू स्क्वायर इज आल्सो फॉर होमो, ये होमो डोमिनेंट और ये होमो रिसेसिव। जीनोटाइप्स, जब भी जीनोटाइप आए तो समझो अलील का पेयर है, अलील का पेयर है, और पेयर में आप ज़ायगोट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? सो ये आपने मुझे कुछ कहा था कि आप लोग जो है ना सर हमें न्यूमेरिकल कराएं, कहीं भाई बेटे अगर आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपने सबको ऐड करके 1 के इक्वल ले आना। अगर 1 के इक्वल आ रहे हो तो समझे आप दुरुस्त जा रहे हैं, अगर 1 के इक्वल नहीं आ रहे तो आप समझो गलत जा रहे हैं। अगर इस तरह का डाटा दिया हुआ कि आपके पास प्लांट्स 500 है, 500 में से 20 रिसेसिव हैं, तो बाकी सारा कुछ आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप फाइंड जी बिल्कुल हो सकती है। हेट्रोजाइगस कैसे फाइंड आउट होगी? आपके पास P भी आ गया, Q भी आ गया, हेट्रोजाइगस के लिए 2pq लगाएं तो आपके पास हेट्रोजाइगस आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 0.32। तो हेट्रोजाइगस के लिए 2pq लगाना है, ठीक है। हेट्रोजाइगस एलील नहीं होती, हेट्रोजाइगस हमेशा जीनोटाइप होती है। हेट्रोजाइगस की भी निकल आएगी, किसकी मर्जी निकाल लें। क्लियर है बच्चों? अब आपका टेस्ट कब आ रहा है? हाँ जी बच्चों, अब आपका टेस्ट कब आ रहा है? परसों FLP में। तो बेटे उसके अंदर आपके सिलेबस में दोनों चैप्टर्स शामिल होंगे, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, प्लस एवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन के सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं, तो दोनों चैप्टर्स आपके शामिल होंगे, ठीक है। सो हमारा आखिरी टेस्ट बाकी रह गया है, आखिरी है ना बेटे वो।
उसके बाद तो नहीं है ना आपके टेस्ट? बेटे ये एक एक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एवोल्यूशन में टॉपिक ही दो हैं, उस दो में से कितने को एमसीक्यूज जो हैं वो करेंगे। ठीक है, मैं तो इसे मुश्किल समझती तो बहुत इजी है बेटे, मैं हूं ना, मेरे होते हुए इंशाल्लाह आपने टेंशन नहीं लेनी। एफएलपी के बाद भी एक है, एक एफएलपी है या सादा है? जी बेटे हाफ और फुल बुक के भी लेंगे इंशाल्लाह। बेटे मैं इसलिए नहीं दे रहा कि हमारे पास टेस्ट कम है, इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये एवोल्यूशन है ही छोटा सा, देना पड़ेगा मजबूरी में। ठीक है, सो आप इकट्ठे तैयार कर लें। सर मुझे भी पहली दफ़ा समझ आया, चले मुबारक हो बेटे, समझ आ गया। बस ये क्रूशल है, अगर आपको प्लांट्स दिए गए हो ना तो बेटे वो डिप्लॉयड होते हैं, तो उनके अंदर अलील्स दो दो के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 2 करनी है। ठीक है, सर क्रॉसिंग ओवर पे एमसीक्यूज करवा दें पास पेपर से। बेटे कि आपके पास पास पेपर नहीं, आप सॉल्व कर लें, जो आपको एमसीक्यूज ना आए वो मुझसे पूछ लें। ठीक है, आप सॉल्व करें, अगर आपको कोई एमसीक्यू ना आए तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, चलें, एनी मजीद क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? तो बेटे मैं डिस्कशन वगैरह करवा दिया करूंगा आपको, एक दो जो हो रहा है। ठीक है, लेकिन वैसे ओवरऑल आज हमारा लास्ट लेक्चर था। ठीक है, तो मैं पहले ही काफ़ी बेटे ये सारा कुछ आपको फरहान साहब बता देंगे कि अभी कितने टेस्ट बाकी हैं। मुझे सिर्फ इस एक टेस्ट का पता है, उसके बाद अगर कोई टेस्ट होगा तो उसका सिलेबस मैं आपको पोस्ट करके बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सो जो हमारा अपकमिंग है मुझे बस उसका आइडिया है, बायोटेक्नोलॉजी प्लस एवोल्यूशन का। अगर उसके बाद कोई टेस्ट हुआ तो हम पता क्या करेंगे, वो जो मैंने प्लान बनाया था याद है, मैंने आपका 1 से 5 का भी टेस्ट लिया है रिवीजन, 6 से 10 का भी टेस्ट लिया है और 11 से 14 का भी लिया है। एक रिवीजन टेस्ट हमारा बाकी है, आप समझ गए होंगे ना वो कौन से चैप्टर्स का रिवीजन टेस्ट बाकी है, बताएं हाँ ज़रा। हमारा एक रिवीजन टेस्ट भी बाकी है, वो कौन से चैप्टर्स का है? जी बिल्कुल शहजादे, अगर कोई और टेस्ट हुआ ना आगे तो फिर मैं वो 15 से 17 का ही लूँगा। ठीक है, अगर हुआ तो वो अंडरस्टूड होगा, उसका सिलेबस 15 से 17 अंडरस्टूड है। तो बेचे अब मुझे ये पोस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं ना पड़ेगी। अगर हुआ खैर पोस्ट भी इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, अगर हुआ तो हम ये आखिरी रिवीजन टेस्ट भी ले लेंगे। इसमें जो बच्चे कह रहे हैं ना अलग अलग ले, सो उनके बायोटेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन के और एमसीक्यूज उसमें भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी आप वो क्या नाम है वर्कशीटें चेक करें, मैंने मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर दी हैं, 27-28 वर्कशीट जो है ना वो मैंने अपलोड कर दी हैं। आप वो वर्कशीटें भी मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसी वीक में कोशिश करूँगा कि आपकी 3-4 दिन में बाकी की 2-3-4 चैप्टर्स की हैं वो भी वर्कशीटें अपलोड कर दूँ। अब बेटे टॉपिक वाइज करने में ना बहुत टाइम लगता है, मैं चैप्टर वाइज कर दूँ बेटे, मतलब वो 20-20 15-15 एमसीक्यूज टॉपिक से निकालने के बजाय मैं अब क्या करूँगा, पूरे चैप्टर की जो रह गए ना 3-4 चैप्टर पूरे चैप्टर की कर दूँगा। ठीक है, चैप्टर वाइज भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है सर, अब बिलाशुबा बेस्ट टीचर हैं, थैंक यू बेटे। जी बेटे चैप्टर वाइज ही कर दूँगा। ठीक है, चैप्टर वाइज ही कर देंगे, टॉपिक वाइज भी तो वही है चैप्टर। अब टॉपिक वाइज 20-20 15-15 थे तो चैप्टर वाइज 40-50 हो जाएंगे, उसमें बात तो वहीं आ जाएगी। तो आप उसको सॉल्व, वो मैं इंशाल्लाह मैंने काफ़ी कर दी हैं, चेक करें मैंने काफ़ी कर दी हैं, 26-27 हो चुकी हुई हैं वर्कशीटें। इंशाल्लाह जो 7-8 जो रह गई हैं वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, चले, आपने बहुत अच्छी तैयारी करवाई किंगडम एनिमेलिया के लिए। बेटे नहीं आना किंगडम एनिमेलिया वगैरह, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एमडी कैट के सिलेबस में किंगडम्स शामिल नहीं है। वो जो 5वें चैप्टर में सिर्फ उनका खुलासा, बहुत दफ़ा मैं ये बता चुका हूँ, किंगडम्स का जो आपसे मैंने असाइनमेंट में क्या करवाया था, समरी करवाई थी ना, बस आप उनकी समरी याद कर लें।
मेन पॉइंट्स, मेन फीचर सारे किंगडम्स के याद कर लें, एनफ हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। वो टेबल याद कर लें, बहुत है, एग्जाम्पल्स वगैरह, फीचर्स वगैरह, बस, ठीक है। समरी थी, मेन फीचर थे और एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको बस याद होनी चाहिए। मैंने कई बार बताया आपको इस चीज़ के बारे में, ठीक है बच्चों। सो जुमा भी है, जुमे में मेरे लिए दुआ करिएगा। FLP बेटे नहीं, FLP में ये वाला चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी प्लस एवोल्यूशन। ये लगता है आप लोग जो है ना सर वैरायटी ऑफ लाइफ कंप्लीट चैप्टर भी इंक्लूड, बेटे वो 2 मरतबा मैंने टेस्ट लिया उसका, उसकी वर्कशीट भी है, आप वो भी सॉल्व करें जाके, हो जाएगा ठीक आपका। इस बार जो टेस्ट आ रहा है FLP, ठीक है, ये इसका है बायोटेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है जिसके ऊपर B लिखा होता है, B कौन सा है इसके इस टाइम, B15 है, B16 है। सर आपने सच में बहुत अच्छा पढ़ाया, अल्लाह आला और जल्द, आमीन बेटे, जल्द समझ आती थी। अच्छा सर यू आर ग्रेट, अल्लाह पाक खुश रखे, आमीन। चलें आखिरी जो बात आप सब ने कहनी है मुझे कह दें ताकि मैं आप सबकी बात पढ़ लूँ। सर अपना नंबर दे दें, बेटे मैं इधर ही हूँ, आप मुझे मैसेंजर पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सर तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं बिल रहे कि मिल रहे सर आपकी वजह से मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, थैंक यू बेटे। और किसी ने मुझे कोई आखिरी बात कहनी है तो कह लें, इंशाल्लाह अगर हम नेक्स्ट टाइम मिले तो फिर वो टेस्ट डिस्कशन वगैरह करेंगे, तो बाकी उसके अलावा हमारा सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। बाकी कि मेरा जो आपके लिए एक पॉइंट होगा, सलाह यू आर द बेस्ट, थैंक यू बेटे, दुआओं में बस हमेशा याद रखना है, अल्लाह में खुश रखे। बेटे मैंने जितना पढ़ाया ये अभी भी नाकाफ़ी है, ठीक है, ये अभी भी नाकाफ़ी है। पता क्यों? क्योंकि आजकल MCQs में बुक की लाइंस आ रही हैं, सो आपने मेरे कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना। आपको पता है MD कैट में कॉन्सेप्ट वाले MCQ सम टाइम मरवा भी देते हैं, क्योंकि बुक की लाइनें आई होती हैं, कॉन्सेप्ट होता नहीं है। सो सबसे ज़्यादा आपने बुक की लाइंस को फोकस करना है, अंडरलाइन करते जाना, जहां आपको लगे ना यार ये मेन पॉइंट है और इसका MCQ सर ने नहीं बनाया, सो आपने क्या करना है, अंडरलाइन करते जाना है, वो आपको याद होते चले जाएंगे। सो बुक रीडिंग पे फोकस करना है, आपने बुक को ऐसे सीने से जो है वो लगा के याद करना है, क्योंकि बुक की लाइंस हमेशा तंग करती हैं। कॉन्सेप्ट वाले MCQ फिर भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन बुक की लाइन तंग करती है। सो आपने ये मेरी जो लास्ट मेरी नसीहत है ये नहीं भूलनी, बुक की लाइंस पे खुसूसन आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। और जितने हो सकते हैं MCQs की प्रैक्टिस करें, जितनी किताबें, ज़्यादा भी ना करें, 1-2 से बहुत हैं, ठीक है जी। बिल्कुल UHS वाले टॉपिक रीड करने हैं, उसके अलावा आउट ऑफ द सिलेबस रीड करने से कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। रेलेवेंट आपने जो है ना वो टॉपिक्स रीड आउट करने, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात करेंगे, दुआओं में याद रखूँगा मैं आपको, आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। सर जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ हो रही है वो भी डिस्कस करवा दें प्लीज़। अच्छा आप में से फास्ट ट्रैक टेस्ट सेशन में कौन कौन है, कौन किस ने वो भी ज्वाइन किया है? सो मैंने वो जो लास्ट टाइम वाला FLP था ना, वो जो टेस्ट था वो इसी वजह से मैंने ये कर दिया। उस दिन भी आपका चैप्टर 2 का टेस्ट था, तो मैंने कहा लो आज मेरा भी चैप्टर 2 करो, इकट्ठा कंबाइन याद हो जाएगा, एक तीर से 2 शिकार। कौन है? मैं नहीं हूँ बेटे, जो है वो बता दे कौन है। एंड पे फिर मैं आपके लिए एक काम करूंगा, मैं पता क्या करूंगा, एंड पे जितने मैंने टेस्ट लिए होंगे ना, मैं उन सब का एक फोल्डर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। टेस्टों का वर्कशीट से अलावा, वर्कशीट का अलग है ना, उसमें तो जो मर्जी MCQs जो है ना वो बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन टेस्ट में जो प्रॉपर अच्छे MCQs जो टेस्ट में मैंने दिए हुए हैं उसका एक फोल्डर अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अच्छा रहेगा कि ना करूं, वो आपकी रिवीजन में काम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो टेस्ट ना जिस तरह पहले कंपोज हुए थे ना वैसे ही पड़े हुए हैं, मीन जिनकी की टेस्ट में गलत थी ना, हो सकता है उसमें गलत ही हो। सो वो 2-4 जो MCQs होंगे ना उनको आपने पहचान लेना है कि इनकी की लास्ट टाइम गलत थी, तो कोशिश करूंगा मैं उनको ढूंढ लूँ उन MCQs को, इतने ज़्यादा तो MCQs हैं। सो किसी की अगर की में वही वाली गलती हुई ना जो पहले थी, सो आपने माइंड नहीं करना, ठीक है।